स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी केम बाय कपिल गौतम में। पिछली क्लासेस के अंदर जो कि 10th क्लास की केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ है हमें उसके 2 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। कोशिश ये रहेगी हमारी कि अगले आने वाले 2 पार्ट्स में इस पार्ट के बाद में हम पहले चैप्टर को कवर कर लेंगे, खत्म हो जाएगा पूरा पहला चैप्टर। आज इसका पार्ट नंबर 3 हम कवर करेंगे जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी वो रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया, इसके नाम से ज्यादातर चीजें इसके बारे में क्लियर हो जाती हैं। ऐसी रिएक्शन जहां पर किसी न किसी का कॉम्बिनेशन हो रहा हो या फिर कोई चीज संयोजित हो रही हो, जुड़ रही हो, उस रिएक्शन को, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि A+B फॉर्म्स C, मतलब 2 रिएक्टेंट हमारे A और B, वो अकेला प्रोडक्ट C फॉर्म कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारी जो ये रिएक्शन है, जो ये टाइप है रिएक्शन का, इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, when 2 or more reactants are combined to form a single product, the reaction is called combination reaction। और हिंदी में अगर 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, अकेला उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं जिसके अंदर दो रिएक्टेंट रिएक्शन करके एक अकेला प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। तो क्या कहेंगे हम, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर मिलाया जाएगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक अकेला प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और यू कैन से इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगली जो रिएक्शन है, दूसरे नंबर की रिएक्शन, वो इसके ठीक अपोजिट है, उसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया पहली वाली अभिक्रिया की, ये रिएक्शन पहली वाली रिएक्शन की बिल्कुल अपोजिट है। उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा चीजें जोड़ करके एक सिंगल बना रही थी, यहाँ पर एक सिंगल टूट करके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, याद रखिएगा ये जो सिंबल हम यूज करते हैं, ट्रायंगल का सिंबल जो हम यूज करते हैं, त्रिभुज का जो निशान हम यूज करते हैं, वो हमेशा यूज किया जाता है हीट करने के लिए। तो जब भी किसी को हीट करके या किसी भी तरह से एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इस रिएक्शन के 3 टाइप हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके जब आपसे रिएक्शन पूछी जाती है कि भाई इस रिएक्शन का टाइप बताइए, तो वहां पर आपको डीकंपोजिशन के भी पार्ट्स दिए जाते हैं कि कौन सी डीकंपोजिशन रिएक्शन ये है। तो याद रखिएगा डीकंपोजिशन रिएक्शंस को 3 फैक्टर्स के थ्रू कैटेगराइज किया जाता है। कौन कौन से हैं वो 3 फैक्टर्स, या तो हीट से, या तो इलेक्ट्रिसिटी से, या तो सनलाइट से, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या तो ऊष्मा दे करके, या तो विद्युत धारा दे करके, या फिर प्रकाश की उपस्थिति में। तीनों ही तरीकों को हम उदाहरण के साथ समझेंगे, ये चीज कंफर्म हो जाएगी यहीं से। अगर कोई रिएक्शन हीट देने पर कंप्लीट हो रही है, हीट देने पर कोई एक रिएक्टेंट
दो कंपोनेंट्स में, दो प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो रहा है हीट करने पर, या आपको ट्राइंगल का निशान लगा हुआ मिले, ट्राइंगल का सिंबल लगा हुआ मिले, तो इसका मतलब यही है कि ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज थर्मल डीकंपोजिशन। इस रिएक्शन का नाम है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन या तापीय अपघटन अभिक्रिया। दूसरे की अगर हम बात करें, विद्युत धारा की प्रेजेंस में, विद्युत धारा देने पर अगर कोई अपने कंपोनेंट्स में टूटता है, तो ये बात लागू होती है कि अगर कोई रिएक्टेंट ए इलेक्ट्रिसिटी देने पर, इलेक्ट्रिक करंट देने पर अपने कंपोनेंट्स बी और सी में टूटता है, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसे बोला जाता है विद्युतीय अपघटन। सेम इसी तरह अगर कोई रिएक्टेंट ए सनलाइट की प्रेजेंस में अपने कंपोनेंट्स बी और सी में टूट रहा है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या उसे बोला जाता है प्रकाशीय अपघटन। तीनों का एक एक एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल अगर देखें तो पहली सिचुएशन में हम देखिए हमें करना क्या है। पहला एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। सेम यही सिचुएशन अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, दूसरे एग्जांपल के अंदर अगर हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट वो फॉर्म करता है। तो ये जो एग्जांपल होगा हमारा वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का होगा। थर्ड केस की अगर हम बात करते हैं, थर्ड केस में कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे हैं, स्पेशली AgBr और AgCl, ये दोनों सनलाइट की प्रेजेंस में अपने कंपोनेंट्स 2Ag प्लस Br2 या Cl2 में डिकम्पोज होते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि एक अकेला रिएक्टेंट सनलाइट के प्रेजेंस में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में, प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तो इस रिएक्शन को भी हम इसी कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरह से हमारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन तरह की होती है। पहली जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दूसरी है इलेक्ट्रोलाइटिक, एंड थर्ड वन इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसके बारे में पढ़ना होगा। तो देखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या होती है। क्या है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज है वो सीरीज जिसके अंदर अलग अलग मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में रखा गया है, किस तरह से वो रिएक्शन करते हैं। जिसके अंदर सबसे ऊपर आप देखेंगे, सबसे ऊपर पोटेशियम लिखा हुआ है, उसके नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। इसके अंदर आप देखते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल है वो आपका पोटेशियम है, और सबसे कम जो रिएक्टिव मेटल है वो गोल्ड है। तो इस सीरीज को अगर आपने ध्यान से नोटिस किया, अगर आपने इसको ध्यान से समझा, तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो करती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। देखिएगा क्या हो रहा है, A plus BC which gives you AC plus B। ये काम कब पॉसिबल है? अगर हम कह दें कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, और B यहां पर दूसरा मेटल है जो लेस रिएक्टिव है। अगर B लेस रिएक्टिव है तो A C के साथ जुड़ करके अपना साल्ट सॉल्यूशन तैयार करेगा, जबकि B हमें अलग फॉर्म में मिल जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं जिसके बारे में डिटेल आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी दे रखी है। व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है जब लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलेन में डाला जाता है। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में जो है वो ये है कि
जब भी कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की कीलें डाली जाती हैं तो उसका जो रंग है वो क्यों बदल जाता है। तो वो रंग क्यों बदलता है, देखिए आप, क्या रिएक्शन हमें दी गई है, कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डाली है लोहे की कीलें और वहां पर हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है, जो विलयन हमारा बन जाएगा वो ये बनेगा। क्या देख रहे हैं आप ये देख रहे हैं कि हम जब रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है Fe कॉपर से ऊपर आ रहा है और ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी घटती जाती है। तो ऊपर वालों की रिएक्टिविटी ज्यादा है, नीचे वालों की रिएक्टिविटी कम है। तो जब हम इस सीरीज को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है Fe की रिएक्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से हटाएगा और उसे हटा करके अलग सॉलिड फॉर्म में वो फॉर्म करा देगा। इसी तरह से अगर आपको कोई रीजनेबल क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं ही आपसे पूछता हूं क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो आप बड़ी आसानी से रिएक्टिविटी सीरीज को डिफाइन करके, रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ करके आप उसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। देखिए क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, आपका क्वेश्चन है क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे ध्यान से, मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बताया है कि जो जितना ऊपर होगा या फिर ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके साथ सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पर जो मेटल दे रखा है और यहाँ पर जो मेटल दे रखा है, इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए कि दोनों में से कौन ऊपर आता है। हम देख रहे हैं कि जिंक ऊपर आता है, मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम रिएक्टिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर आपको और कोई रिएक्शन दे रखी है और आपको बोला गया है कि बताइए रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, या फिर क्या होगा इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या होगा, तो आप बड़ी आसानी से रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से आप उस रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपकी क्लास, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, होमवर्क के तौर पर दिए जा रहे हैं जिनको आपको बैलेंस करना है और साथ में उनको ये बताना है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। पहली रिएक्शन है आपके पास लेड ऑक्साइड, लेड सल्फेट और उसकी रिएक्शन जिंक के साथ हो रही है, जो कि जिंक सल्फेट और लेड अलग से बन रहा है, साथ में रिएक्शन हो रही है Al2SO4 थ्राइस प्लस जिंक की। इसके बाद हमें मिल रहा है ZnSO4 प्लस Al। पहले आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये देखना है रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। उसके बाद इस रिएक्शन को ये बताना है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, दोनों में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, क्या दोनों ही पॉसिबल हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है, जिसका जो भी आंसर आता है। अगर नहीं भी आता है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, घर पे रहें, सेफ रहें और घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।